नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है, इससे जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा आपका, इसमें हम दो कर्व पढ़ेंगे। एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे, एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, हम जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस पोजीशन पे कम है, सबको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आपको याद होगा जब हमने बात की थी स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन देखी थी, स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन में आपको याद होगा तो मैंने एक वेव फंक्शन बनाया था ऐसे साई करके, त्रिशूल जैसा था, इसको मैंने कहा था ये है साई। साई को एक्सप्लेन किया था कि ये जो है आपका, ये एक्चुअल में आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। उसमें मैंने आपसे कुछ कर्व बनाए थे, वो ऐसे रफ कर्व थे, उसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं था। आज हम इसके ओरिजिनल कर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल कंसिडर कर लेते हैं कि 1s के बारे में चर्चा करेंगे। 1s में साई वर्सेस आर। आर क्या है, आर है आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक, एक इस ग्राफ को देखेंगे हम लोग और दूसरा ग्राफ हम देखेंगे 2s के केस में। एक 1s के केस में देखेंगे, एक 2s के केस में देखेंगे, सेम ग्राफ देखेंगे क्या अंतर है दोनों में और कैसे फॉर्म होता है दोनों। तो ये हम बात करेंगे 1s के केस में। पहले कर्व देखते हैं साई वर्सेस आर का। आर साई क्या है, साई आपकी जो है प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, आर आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। कर्व में बनाता हूं, इसका जो कर्व बनेगा 1s के केस में दोस्तों, y एक्सिस में आपका हो जाएगा साई और x एक्सिस में आपका हो जाएगा r। ठीक, इसका जो कर्व बनता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनता है। ये कर्व है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 1s के केस में। ठीक, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर जितनी वैल्यूज आएंगी वो आपकी होंगी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इस कर्व को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब कर्व का क्या मतलब है आप समझिएगा। यहाँ पर ये जो होगा, ये ओरिजिन हो गया आपका। हुआ क्या कि ये जो डिस्टेंस है, आप इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो घटती चली जा रही है। इसका ये मतलब है। ठीक, वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब साई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपको पता होगा, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ठीक, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है आपकी बिल्कुल पॉजिटिव है, इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक, अब मैं कंपेरेटिवली बिल्कुल इसी के कंपेयर में मैं 2s का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। 2s का जो ग्राफ होगा बहुत सिमिलर होता है, मगर होता क्या इसमें, ये 1s का हो गया आपका, यहाँ पर मैं 2s का बना देता हूँ या फिर मैं इसको इरेज करके 2s का बना। 2s का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सिमिलरली देखेंगे कि आप, ये आपका y एक्सिस में साई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है ये ऐसे घटता है और ऐसे जाके यहाँ पर हो जाता है। ठीक, अब मैं इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये वैल्यूज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू प्लस हो गई, यहाँ पर नीचे साई की वैल्यू माइनस हो गई और यहाँ पर हो गया 0। इसका मतलब है ये ग्राफ किसके लिए है, ये आपका 2s के लिए है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। साई क्या था आपका, साई था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो हुआ क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ी न्यूक्लियस से, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स घटती जा रही है। एक टाइम पर वो पहुंच गई 0 और 0 के बाद सडनली हो गई वो नेगेटिव और फिर यहाँ पर इस तरह से फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन वाला, तो मैंने आपको बताया था
कि साई का जो वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कंसीडर की जा रही है और प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है, प्रोबेबिलिटी आपकी लाई करती है 1 से लेकर 0 के बीच में, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जा रही है, इसलिए क्या ये ग्राफ गलत है? नहीं, ये ग्राफ तो सही है दोस्तों, लेकिन साई का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इस वजह से साई को हम रिप्लेस कर देते हैं साई स्क्वायर से, ताकि सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हो जाए और हम साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राफ आपके सामने कंपैरेटिवली, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप देख लीजिए। ये आपका 1s का ग्राफ है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी घट रही है आर रेडियस बढ़ने पर और पॉजिटिव रीजन में लाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, एक समय तक जो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी पॉजिटिव रीजन में थी, उसके बाद वो नेगेटिव हो गई और फिर बढ़ना स्टार्ट की। ठीक, तो यहाँ पर हुआ क्या कि साई हम जानते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो नेगेटिव वो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। थ्योरेटिकली तो सही बन सकता है लेकिन प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए साई वर्सेस आर का जो ग्राफ है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ते हैं। क्यों साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ते हैं? क्योंकि साई को स्क्वायर जब आप कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। बस, अब हम सिमिलरली 1s और 2s का ग्राफ पढ़ेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर के। ठीक है, तो हम बात करेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1s के लिए ग्राफ बनाऊंगा और इस साइड में 2s के लिए ग्राफ बनाऊंगा। समझिएगा, तो 1s के लिए आप ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर का, तो फिर से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेंगे, y पे रखेंगे साई स्क्वायर को और यहाँ पर x एक्सिस पर रखेंगे किसको? r को। ये ग्राफ साई स्क्वायर वर्सेस r का 1s के केस में भी बिल्कुल सिमिलर होता है साई वर्सेस r के, तो बिल्कुल सिमिलर ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s का ग्राफ आप बनाने जाएंगे, 2s के केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप बनाने जाएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका साई स्क्वायर, ये हो गया आपका आर। आपको याद है कि एक पॉइंट पर जैसे ये आर था, डिस्टेंस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, तो जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ रहा था ये साई का वैल्यू आपका घट रहा था और घटने के बाद एक समय पे वो नेगेटिव हो गया और फिर वो पॉजिटिव मतलब 0 की तरफ बढ़ने लगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसे घटता है, यहाँ पर एक 0 हो जाता है, फिर ऐसे कट जाता है। ठीक, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लोग नोड। क्या कहते हैं? नोड, या फिर इसको कह देते हैं नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट क्या होता है समझते हैं। नोडल पॉइंट वो पॉइंट है ग्राफ का जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है आपकी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब 0 हो जाती है तो उसको आप कहते हैं नोड या फिर नोडल पॉइंट। साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में 2s के केस में आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पॉइंट आया जहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो 0 हो गई। 0 हो गई तो उसको हमने कहते हैं नोड या नोडल पॉइंट। ठीक, लेकिन 1s के केस में कोई भी नोडल पॉइंट नहीं आता है। ठीक, अगर आपसे कभी किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको ऑर्बिटल दे दिया जाए और बताया जाए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है आप हमें बताइए, तो आप करेंगे क्या? नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ नोड्स आपको पूछ लिया जाए ns में, मान लीजिए n क्या है? n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s आपका ऑर्बिटल है, ns आपको दिया हुआ है और पूछ दिया है कि ns में कितना नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स ns के केस में कितने हो जाएंगे? n-1। ns ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे n-1। देख लीजिए 1s आपका रहेगा तो 1-1 यानी कि 0, 1-1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 यानी कि 1s के केस में कोई भी नोड नहीं है। 2s के केस में 2-1 यानी कि 1 नोड, 3s के केस में 3-1 यानी कि 2 नोड्स। ये ट्रिक होती है। ठीक, अब इस ग्राफ का मतलब क्या है आप समझिए ध्यान से इसको फिर से। जैसे जैसे डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की बढ़ी रेडियस से न्यूक्लियस से, तो हुआ क्या कि प्रोबेबिलिटी घटती गई। एक समय आया नोडल पॉइंट मिला, प्रोबेबिलिटी हो गई 0, फिर जो है सडनली बढ़ने चली गई। ये है 2s का ग्राफ। ठीक, ये 2s का ग्राफ होगा और ये 1s का ग्राफ होगा।
तो ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे फॉर्म होता है मैंने ये बताया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्या मतलब वो समझते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब ये हो गया कि आपका जो पूरा एटम है वो 3D शेप में है, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, न्यूक्लियस से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप जो है 3D एक्सिस में बात कर रहे हैं तो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी कहीं भी जा सकते हैं 3D जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो 3D में है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी रेडियस में मतलब किसी भी रेडियस में हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग को डायरेक्शन डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम जाते नहीं हैं, ऑल डायरेक्शन में हम जाकर फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जानेंगे। इसमें होता क्या है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट होता है आपका आर में और रेडियस प्रोबेबिलिटी में। रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रेडियस होती है। रेडियस मतलब यहाँ पर रेडियस नहीं हुआ, वॉल्यूम में कर देते हैं, जो चेंज इन वॉल्यूम आता है उसमें। मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि कंसेंट्रिक सेल्स हैं आपके पास, मान लीजिए इस तरह के आपके पास सर्कल से कंसेंट्रिक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी आर है, यहां तक की से यहां तक की डिस्टेंस आपकी, ये आपका डी आर है, तो ये हो गया आर प्लस डी आर, ठीक। हुआ क्या कि आपको मान लीजिए कैलकुलेट करना होगा कि कितना चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है दोनों सर्कल्स के बीच में। तो आप क्या करोगे, आउटर सर्कल यानी कि ये 4/3 पाई प्लस डी आर का होल क्यूब, पाई भी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। यहाँ से आप क्या करो, 4/3 को पाई कॉमन ले लो और यहाँ पर आर प्लस डी आर का आपका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका आर क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यही आपका चेंज इन वॉल्यूम है, यहाँ पे आप इसे डेल्टा वी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, साई स्क्वायर इंटू इतना, ये हो गया आपका साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। मतलब बेसिकली हम कर्व जब प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पर ये वैल्यू रखेंगे और एक्स एक्सिस पर आपका रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। कर्व प्लॉट करते हैं हम 1s 2s एंड 2p के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम प्लॉट करते हैं 1s के लिए प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग 2s के लिए प्लॉट करते हैं, देन हम लोग 2p के लिए प्लॉट करते हैं, तीनों ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो 1s के केस में हम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऐसे, यहां पर आप रख लेंगे यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर, ये आपका वाई एक्सिस में हो जाएगा। यहां पर आप रख लेंगे आर। सिमिलरली बाकी दोनों में भी ये करेंगे, यहां पर आप रख लेंगे एक्स एक्सिस में आपका हो जाएगा आर और यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। 2p में भी सिमिलरली प्लॉट करेंगे, यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आर। अब कर्व को देखिए, कर्व कैसे बनता है। 1s के केस में क्या होगा, आपका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक। 2s के केस में जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। 2p के केस में जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कर्व आपका बन रहा है ये थोड़ा वेव मोशन टाइप बन रहा है, ये ऊपर गया फिर यहां पर होगा, यहां पर कुछ डबल सी यहां पर चीज हो गई है, एक छोटा माउंटेन टाइप आपका बना है, फिर यहां पर जीरो हो गया, फिर यहां पर बड़ा सा बन गया। थर्ड वाले में
बिल्कुल सिमिलर है, फर्स्ट वाले की तरह बना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाइट की। ठीक, यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी इक्वल है a नॉट, मतलब जो है r के। r के मतलब r को अपना मेंशन करें, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस टर्म को देखा तो आपको कुछ याद आया? बोर्ड्स मॉडल में आपको याद होगा कि यही वो वैल्यूज थी जहां पर जो n स्क्वायर और z में डिपेंडेंसी करते थी। r इज इक्वल टू हम लिखते थे 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर बाय z रखते थे। डिपेंडेंसी देखते थे कि z पे यानी कि एटॉमिक नंबर पे और n यानी कि नंबर ऑफ शेल्स पर कैसे रेडियस चेंज हो रही है, ये उस वैल्यू के इक्वल। दूसरे वाले में दोस्तों देखेंगे तो यहां पर ये जो वैल्यू होती है आपकी 0.87 एंगस्ट्रॉम की इक्वल होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है इस पीक की ये आपकी इक्वल हो जाती है 5a0, यानी कि a0 मतलब ये यानी कि 5 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ये जो पीक आपका बनता है ये आपका बनता है 2.1 एंगस्ट्रॉम का। इसको आप पैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.6 एंगस्ट्रॉम। ये तीन ग्राफ आपको दिख रहे हैं। अब इन तीन ग्राफ को देखने से काम नहीं चलेगा, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इन तीनों ग्राफ का मतलब क्या है और ये क्या सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आप वन को देखिए। वन में आपने क्या देखा कि जब आपने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया तो जैसे जैसे आर की डिस्टेंस बढ़ी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी इंक्रीज कर रही है। और एक पॉइंट आपको मिला है ये, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है रेडियस का, मान लीजिए ये पॉइंट जो है r0 है। r0 पॉइंट पर जिसकी वैल्यू आपकी है 0.529 एंगस्ट्रॉम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गया है। ठीक, अगर आपको याद होगा और आप हमारी जो है लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो बोर्ड्स मॉडल में मैंने आपको बताया था, कैसे क्या बताया था कि r इज इक्वल टू होता था r0 n स्क्वायर बाय z, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। हाइड्रोजन के केस में z का वैल्यू 1 लिख देते थे और उसके बाद n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाते थे रेडियस आपकी बढ़ती जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि 0.529 एंगस्ट्रॉम वो पॉइंट है, वो डिस्टेंस है जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s ऑर्बिट के केस में ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, कहां पर? r0 पे, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक, अब जो है 2s की बात करते हैं। तो 2s में आप देखिए, 2s में आपने क्या देखा, 2s और 2p थोड़ा ध्यान से कंपेयर कीजिए। 2s और 2p को आप कंपेयर करेंगे तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू है, ये जो पीक है, ये जो वैल्यू है ये 2.6 एंगस्ट्रॉम पे सबसे हाई है और यहां पर 2.1 एंगस्ट्रॉम पे हाई है। ठीक, लेकिन यहां पर दो पीक का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार 0.87 पर ये हाई हो जा रहा है और एक बार आपका 2.6 एंगस्ट्रॉम पर हाई हो जा रहा है। ये जो बीच में वैल्यू आपकी यहां पर टच हो जा रही है, ये क्या है आपका? ये है आपका नोड। क्या है? नोड या फिर नोडल पॉइंट। ये है आपका नोडल पॉइंट। ठीक, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो ये नोडल पॉइंट हो गया। यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो गई। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि एक ऑर्बिटल में सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हुआ क्या यहां पर, आप देखेंगे कि डिस्टेंस इस पर भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा सकता है और इस डिस्टेंस पे भी फाइंड किया जा सकता है। पीक का अंतर क्या बताता है? दोनों में जो पीक है छोटी बड़ी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आपका मैक्सिमम समय रहता है और इस पॉइंट पर वो मिनिमम समय रहता है। इस पॉइंट पर क्या रहता है? वो मिनिमम टाइम रहेगा, इस टाइम पर वो मैक्सिमम टाइम रहेगा। यानी कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका अगर सिंगल है तो वो मूव कर जाता है
पास से वो दूर चला जाता है, इसका मतलब इसको कह देते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। 2p के केस में क्या होता है, 2p का बिल्कुल सिमिलर केस होता है 1s की तरह। 2.1 एंगस्ट्रॉम पे फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, मतलब वहां उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन आपको मिल ही जाएगा। ठीक, यहां पर आप एक चीज मैं और बताता हूं, 2p और 2s को थोड़ा कंपेयर करते हैं। 2p और 2s को आप कंपेयर करेंगे तो एनर्जी जो होगा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, तो 2s एंड 2p को कंपेयर करेंगे तो 2s जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2p। 2s जो है 2p से ज्यादा जो है स्टेबल है। मतलब क्या हो रहा है, 2s मतलब 2s का जो है ज्यादा स्टेबल नहीं, 2s का इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है। 2s में हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल है 2p के इलेक्ट्रॉन से। अब इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, कोई भी चीज स्टेबल कब होती है। ठीक, स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है जेब में खाली जेब है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप खर्च नहीं कर सकते। आप खर्च नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि आप स्टेबल हो गए? नहीं, खर्च नहीं कर सकते मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खर्च कर पाएं। अगर आपके पास सडनली जेब में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप अनस्टेबल हो जाओगे। आपको जो है बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, तो आप अनस्टेबल मोड में चले गए। सिमिलरली तो क्या हुआ, आपकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। एनर्जी इंक्रीज कर गई, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एनर्जी आपकी लो रहेगी तो आप ज्यादा स्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो होता क्या है कि 2s में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है। एनर्जी लो होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अगर एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स के बारे में। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जानेंगे कि अलग अलग शेप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या शेप्स होती है, क्या ओरिएंटेशन होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब जो है डिफरेंशिएट किया था, मतलब डिफरेंशिएशन आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बीच में, तो एक पॉइंट बताया था कि जो आपके ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर या इलेप्टिकल होता है और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। क्या क्या शेप्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, आपके पास S है, P है, D है और F है। ये सबशेल्स है वैसे, इसके अंदर आपका सब में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, इसके अंदर आपके 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, इसके अंदर 7 होगा और इसके अंदर आपका 1 होगा। ठीक, शेप बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसे किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। दूसरा होता है आपका क्लोज्ड बाउंड्री डायग्राम, क्लोज्ड बाउंड्री डायग्राम, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज बाउंड्री डायग्राम को, या फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, बाउंड्री के साथ आप यहां सरफेस लगा दीजिए, बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक, इन दोनों डायग्राम का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका जो है ऑर्बिट है, मतलब ये आपका हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब क्लाउड के फॉर्म में, यहां पर ऐसे बिल्कुल ऐसे डॉट्स बना के, ठीक, फिर दोबारा सर्कल में, फिर तीसरी बार फिर सर्कल में, फिर ऐसे फिर चौथी सर्कल में। सिमिलरली इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ आर बढ़ेगी। ध्यान देने की वाली बात ये है कि कई बार ये जो डॉट्स होंगे ये काफी करीब करीब होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर, ठीक, इस रीजन में ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कुलर फॉर्म में ये आपके करीब करीब हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहां पर हो गई मैक्सिमम। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हो गए, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मैक्सिमम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस रीजन में मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन
फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। सिमिलरली स्पेशली थोड़ा सा स्पेशली अगर ये डॉट्स होंगे यानी कि दूर दूर होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो टेंडेंसी है, जो इसकी फाइंडिंग कैपेसिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक, इसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम में क्या होगा दोस्तों कि यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम में ये जो है फैल रहा है, कहीं तक भी जा सकता है, मतलब कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक 3D शेप में बढ़ता चला जा रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन जहां पर डॉट्स होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और जहां पर ये स्पेसली होंगे तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कैपेबिलिटी भी आपकी लो हो जाएगी। बाउंड्री सरफेस डायग्राम में क्या होगा, एक लिमिट होगी, मतलब जैसे कि मान लीजिए लास्ट सेल हो जाएगा वो इस टाइप का कंसंट्रेट सेल हो जाएगा। ठीक, और कोई अंतर नहीं है, बाकी जो उसकी प्रोपर्टी है वो प्रॉपर्टीज है वो उसकी प्रॉपर्टीज भी है, बस यहाँ पर एक लास्ट लिमिट बाउंड्री आ जाएगी, इसको हम लोग कह देंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम का यूज करते हुए अलग अलग ऑर्बिटल्स के हम शेप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कशन करते हैं। एस ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल में हम बात करेंगे 1s की भी बात कर लेंगे और 2s की भी बात कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर मैं 1s बनाऊंगा और इस साइड में मैं 2s बनाऊंगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो क्योंकि ये तो 2D प्लेन है तो 3 एक्सिस मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये हो गया आपका इस टाइप से। ठीक, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका जो बाहर की तरफ आ रहा है ये हो गया आपका जेड एक्सिस, यहां पर मैं जेड लिख देता हूं, जेड एक्सिस। ठीक, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक, यहां पर ये ऐसे हो गया। 1s का डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, तो 1s का डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, आपको याद होगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग जो है दूर गए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई। 0.529 एंगस्ट्रॉम पे वो मैक्सिमम हो गई और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसका जो शेप होता है ये सर्कुलर होता है या फिर स्पेरिकल, 2D मतलब सर्कुलर नहीं स्पेरिकल कहेंगे आप इसको, क्योंकि 3D की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका स्पेरिकल शेप का होगा 1s ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आपके स्पेरिकल शेप के होंगे। कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए ओरिजिन पे आपका ये हो गया न्यूक्लियस, तो 1s के केस में ये मान लीजिए ये हो गया आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस टाइप से हैं डॉट फॉर्म में। तो क्योंकि आपको याद होगा कि इसका जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डायग्राम था उसमें इलेक्ट्रॉन्स में कहीं बीच में नोड नहीं आ रहा था, तो नोड नहीं आ रहा था इसका मतलब नोडल पॉइंट नहीं आ रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइप में। 2s में क्या होगा, 2s का आप डायग्राम बनाएंगे सिमिलरली, ये हो गया आपका z एक्सिस ऐसे, ये हो गया z, ये हो गया y, ये हो गया आपका x। ठीक, फिर से आप याद कीजिए प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, फिर सडनली एक नोडल पॉइंट आ गया, फिर नोडल पॉइंट के बाद फिर वो क्या किए, फिर एक बार इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में मान लीजिए आपका यहां पर ये हो गया आपका न्यूक्लियस, तो यहां पर बीच में क्या हुआ कि यहां से यहां तक जो है प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। नोडल पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, नोडल पॉइंट को दिखाएंगे गैप से, तो ये हो गया बीच में आ गया आपका गैप, और फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है फिर आपकी इंक्रीज करने लगी इस टाइप से। तो ये जो बीच में गैप आ गया आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीच में गैप आ गया ये हो गया आपका नोडल पॉइंट, ये हो गया आपका नोड। ठीक, ये वो रीजन होगा जहां पर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कैसे ड्रॉ किया आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व था जो हमने 2D में पढ़ा उसको 3D में बिल्कुल वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा दोस्तों एक बात और, बाउंड्री सरफेस डायग्राम में जो वो बाउंड्री बनती है, ठीक, उस बाउंड्री का कंडीशन ये होता है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिफिक रीजन में 90 to 95% होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। अगला ऑर्बिटल है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का हम लोग शेप देखेंगे। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है दोस्तों वो होता है डंबल लाइक। डंबल आपने देखा होगा। ठीक, दो लोब्स होते हैं, उसको टू लोब शेप भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, तीन ऑर्बिटल्स हैं। क्या क्या ऑर्बिटल्स हैं आपके, 2px, मतलब px py pz होता है। टू जो हम लोग ला के लिख रहे हैं 2py एंड 2pz। ठीक, 2px 2py 2pz। तीनों की शेप देख लेते हैं। इसकी शेप क्या होगा कि तीन एक्सिस आप वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया आपका z, ये हो गया आपका y। इसमें क्या होगा, जो डंबल है, जो दो लोब्स हैं, वो बेसिकली x एक्सिस में प्रेजेंट हो गए, यानी कि कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो गए खाली x एक्सिस में। x एक्सिस में खाली प्रेजेंट है तो इसलिए ये 2x शेप हो गया। y में भी सिमिलरली क्या होगा, ये जो डंबल लाइक शेप है ये y एक्सिस में प्रेजेंट हो जाएगा, और z एक्सिस में क्या होगा, ये z एक्सिस में प्रेजेंट हो जाएगा। तो बाकी दो बना देता हूं मैं। इसको भी आप ड्रॉ करेंगे, तीन एक्सिस ले लेंगे। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका z, ये हो गया आपका y। अब यहां py की बात हो रही है तो डंबल शेप आपका y एक्सिस के अलाउंग बन जाएगा इस टाइप से। सिमिलरली अच्छा, यहां पर दोस्तों ये बिल्कुल खाली नहीं है। यहां पर क्या है, दोनों ही केस में ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेसिस पर ये बिल्कुल इस टाइप की शेप आई है, अपनी मर्जी से शेप नहीं आई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके बेसिस पर ये इस टाइप की शेप आई है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इस एंगल पे है, ये ऐसे हो गया। पीजेड की बात करते हैं हम। पीजेड में क्या होगा, फिर सिमिलरली आप ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अब ये आपका जो डंबल है ये हो जाएगा z के अलाउंग। ठीक, z के अलाउंग हो जाएगा, यहां पर इस टाइप से कर लीजिए, z के अलाउंग हो जाएगा, और बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी इस टाइप में। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि p ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड्स बता दो, कितने नंबर ऑफ नोड्स आते हैं, तो p ऑर्बिटल के केस में क्या करेंगे आप कि नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए p ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड्स आपके हो जाते हैं n-2। n-2 आपके नंबर ऑफ नोड्स हो जाते हैं। मतलब n क्या है, np के फॉर्म में वो आपको दिया होगा, np के फॉर्म में दिया होगा। n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर n-2 हो जाएंगे। आप देखेंगे n का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इसलिए कोई नोड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगर आप सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नोड्स भी मिलते चले जाएंगे, यानी कि 3p के केस में आपका 1 नोड हो जाएगा, 4p के केस में 2 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हम बात करेंगे 3d ऑर्बिटल की। तो हम बात करते हैं d ऑर्बिटल के शेप्स के ऊपर। तो d ऑर्बिटल जो होता है आपका, उसका शेप जो होता है वो डबल डंबल टाइप होता है, डबल डंबल फॉर्म होता है। डबल डंबल का क्या मतलब हुआ कि उसके पास जो है 4 लोब्स होंगे। जैसे कि P में 2 लोब थे, यहाँ पर आपके 4 लोब होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स में 3 जो है सिमिलर टाइप होते हैं, dxy, dyz, dzx। ये जो ऊपर आप 3 देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस टाइप से इनकी शेप्स हैं। ये जो 3 आप ऊपर देख पा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपली जनरेट। ये तीनों को हम कहते हैं ट्रिपली जनरेट, और इनको नाम दिया जाता है T2G। T2G कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, T2G। नीचे के जो 2 हैं dx² - y² एंड dz², ये जो होता है ये आपका डबली जनरेट होता है। क्या होता है, डबली जनरेट होगा, और इसको कहा जाता है EG।
T2G ऊपर वाला और ये होता है Eg। कभी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, आपको लिख दे रहा हूँ। बहुत ही डिटेल में ये T2G और Eg के बारे में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्प्लिटिंग हो जाती है इस ऑर्बिटल की। जब आपका जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो आपका लिगैंड्स आके ज्वाइन करने लगता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो होता है वो जो है इनके कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब करता है, और कैसे वीक लिगैंड जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। दोनों के बारे में चर्चा होगी कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अभी खाली शेप्स के बारे में जान लीजिए। शेप्स में ये आपकी हो गई डबल डम्बल शेप। ये बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो 3D शेप में है। ये थोड़ा बनाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बनाने की, तो ये कुछ इस टाइप का बना है। ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये इस अलाउंगा, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो DYZ में एक फेस अंदर की तरफ गया है और एक फेस बाहर की तरफ है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो फेस है मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये बाहर की तरफ, बाहर की साइड है, मतलब ये कुछ इस टाइप का है। ठीक, ये बाहर की साइड है, अंदर की तरफ है। यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है, ये बाहर की साइड है आपका और वो अंदर की साइड है, इस टाइप से। ठीक, तो यही सारी है। इसके अलावा इसमें आप जो डिटेल में हम बात कर लेंगे। एफ ऑर्बिटल क्या होता है। एफ ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, इस लेवल में तो नहीं कर सकते। तो अभी खाली इतना जान लीजिए कि ये इस टाइप के आपकी शेप्स हो जाएंगे। दोस्तों अभी की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 11th का स्पेशल टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको इसमें जो टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाए जाएंगे उसके पीडीएफ्स प्लस उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा। वहां पर उसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी जो क्वेरीज रहेगी वो भी आप वहीं पे डिस्कस कर पाएंगे हमसे, और जो सॉल्यूशन रहेगा उन प्रॉब्लम्स का वो भी हम आपको वहीं पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इसके अलावा अगले वीडियो में जो लास्ट वीडियो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मिस मत कीजिएगा, वो लास्ट वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।